हाँ जी, कोई डाउट है? सर वो टेस्ट में सर एक लास्ट क्वेश्चन था और सर उसमें डाउट है। अच्छा, क्या क्वेश्चन बताओगे मुझे, जरा सा बता दो क्या था। यस सर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3 4 5 इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर ए, वेक्टर बी और क्या दिया हुआ है? सर एंड वेक्टर सी, सर वो तीनों वेक्टर गिवन है सर 3 4 5, एंड सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। ठीक है। सर वैसे मेरा आंसर तो आ गया था पर मेरा कॉस मतलब 90 डिग्री आ रहा था, बट सर उसमें ऑप्शंस में ही था सर। ओके, आपको एंगल चाहिए ना दोनों के बीच में। यस सर। सो देखो यही होगा ना, सी का मैग्नीट्यूड इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अर्पित यस सर, यही किया सर, सेम स्टेप है ना। किया। वैल्यू रखते हैं, सी कितना है, सी इज 5, यस सर। सो इट्स रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये कितना आ जाएगा 25, ये रूट हट जाएगा, ये 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 प्लस 24 cos थीटा, राइट, ऐसे ही होगा ना। यस 16 और सर। 9 25 होता है। सो अगर मैं इसको 25 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा 0 आ जाएगा, थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। यस सर, सर यही आया, मतलब मैंने भी ये किया था, बट सर ऑप्शंस में सर कुछ और था। ऑप्शन में क्या था? सर ऑप्शन से मेरे को याद नहीं सर, उसमें कुछ लिखा हुआ था टैन फिर ब्रैकेट में 7/5, सर ऐसे करके ऑप्शन थे सर, ये था ही नहीं सर 90 डिग्री। ये 3 4 5 ही था पक्का। यस सर, ये तो 100% इसमें नहीं था। हम्म। तो मेरा भी डाउट था, इसमें नहीं था ऑप्शन में यस given। सर, सर 90 डिग्री तो आ गया था मेरा भी। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार चेक करवा दूँ, आंसर 90 है, कोई कोई डाउट नहीं है, 90। ओके सर। तो एक और था वो, हाँ साची बताओ। सो जिसमें हमें फोर्स 0 इक्वलेंट टू करना था और ऑप्शन में 10 8 और 2002 दिया था। दोबारा दोबारा बोलो, क्या क्या यस दिया था? सर, मेरा भी डाउट था सर उसमें, सर ऑप्शन में 10 8 और 2000 लिखा हुआ था। 10। So question है, in the following options you are given the magnitude of three forces in Newton acting simultaneously on a body. Find the set of which the resultant force of the on the body can be 0. तो फिर ऑप्शन राइट आंसर 10 8 और 2002 है। 10 8 और 2000 है। 2002। 2002। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने किया था इसको, है ना, कि आपका जो यस एक वेक्टर है वो दो के लाइक एफ मैक्स के हम जो पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं, एक एफ मैक्स हो सकता है 10 + 8 और एक एफ मिनिमम हो सकता है 10 - 8। सो आपकी जो थर्ड फोर्स है F3, दैट शुड बी इन बिटवीन दीज टू, है ना, तभी आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। तो आपकी जो थर्ड फोर्स है F3, ये कितना है, 2002 दिया हुआ था, यस यस सर। ये तो नहीं होगा। यस सर, बट यस सर ये राइट आंसर में दिया हुआ था और उस ऑप्शन में से कोई भी नहीं मैच कर रहा था, मैंने सारे आंसर करके देख लिए। सारे आंसर करके देखें, रुक जाओ मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। ये कौन सा वाला है तुम्हारा नीट वाला टेस्ट में इस बार का? यस यस सर। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, एक बार इसे देख लेता हूँ क्या इशू है। चलो, इसके बाद हमने लास्ट क्लास तक आपको ट्रायंगल लॉ बता दिया था, जीरो रिजल्टेंट की कंडीशंस आपको बता दी थी। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट्स अ पॉलीगन। पॉलीगन लॉ के बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो ज्योमेट्री से सॉल्व होते हैं। तो आज जल्दी से ना पॉलीगन लॉ और सबट्रैक्शन वाइंड अप करते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो फॉर पैरेललोग्राम लॉ, आप कितने वेक्टर्स के लिए पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हो? लाइक यू कैन यूज पैरेललोग्राम लॉ फॉर ओनली टू वेक्टर्स और फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स? सर 2 वेक्टर्स। सर 2। Yes, we can use parallelogram law only for two vectors, just like parallelogram law. If I'm using triangle law, it's also valid for only for two vectors. Not more than two vectors you can add using triangle law. But if you have more than two vectors, like you have five vectors, simultaneously you want to add those five vectors, then you will use polygon law. So for polygon law, conditions. First condition is it's valid for any number of vectors. Any number of vectors. So unlike triangle law and parallelogram law, this polygon law is valid for any number of vectors. That's the first condition.
The second condition is all vectors should be in same order. All vectors should be in same order. All vectors should be in same order. These are the conditions to use polygon law. The first is it's valid for any number of vectors. You can add any number of vectors using polygon law. Second is all vectors that you are adding using polygon law should be in same order. They all should be in same order. Okay, Laisha, what do you mean by vectors are in same order? If I say you have 4, 5 vectors which are in same order, what does it mean? Laisha, we have discussed same order in the last class, huh? Yes, sir. Yes, what do you mean by same order? Same order means head and tail will coincide. If head of one vector coincides with the tail of another, then we say that vectors are in same order. रोशनी, आपका लास्ट लेक्चर मिस हुआ था, किसी ने आपको रिकॉर्डिंग्स दी थी लेक्चर की? Yes, sir. मैंने देख ली थी. देख लिया आप. So good. You know triangle Yes. law, right? Very good. So after Yes, triangle sir. law, we have started this polygon law. So it's valid for any number of vectors. All vectors should be in same order to use polygon law. That's the condition. So let's say you have few vectors, like you have a vector A, you have a vector B. I should draw it first. You have vector C, you have vector D. You want to add 4 two vectors, और इन चारों को ऐड करने के बाद you will get a resultant vector which is R. So to add all these 4 vectors simultaneously, you cannot use parallelogram law. You cannot use triangle law. What you can use is polygon law. Now see how we use polygon law to add these vectors. First of all, represent all these vectors with the side of sides of polygon taken in same order. That's the first side of the polygon. Vector A, it's representing vector A. Second side, it's representing vector B. Third side, it's representing vector C. Fourth side, it's representing vector D now. So these are 4 sides of the polygon. Each side represent one vector. Now, this closing side of the polygon, this one, this closing side of the polygon, this side, will represent the resultant vector E now. This closing side will represent the resultant vector R now. So that's simply the polygon law of vector addition. So 4 vectors acting out a point can be represented by the sides of the polygon taken in same order. The resultant will be represented by the closing side of the polygon in opposite order. So the polygon law simply says if vectors acting at a point can be represented by sides of polygon in same order, same order means head of one will coincide with the tail of another, then their resultant can be represented by closing side of polygon in opposite order. That is polygon law of vector addition. अब unlike triangle law and parallelogram law, यहाँ कोई formula नहीं है.
लाइक ऐसा नहीं कि रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर करके कोई रिलेशन होगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप यहाँ पर रिपीटेडली ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो। लाइक आप क्या करोगे, फर्स्ट टू वेक्टर्स ऐड करोगे, फिर नेक्स्ट टू वेक्टर्स ऐड करोगे, फिर नेक्स्ट टू वेक्टर्स ऐड करोगे और ऐड करते चले जाओगे। मैं यहां पर ना ये नोट लिख देता हूं। To get magnitude, अगर if you need magnitude of the vector, to get magnitude apply triangle law repeatedly. Excuse me, sir. Yes, सर इसमें रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। resultant opposite order में, opposite order, see head और head coincide कर रहा है, this is resultant vector R। एक क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की जिसे आप ऑपोजिट ऑर्डर में लोगे। यहाँ हेड टेल हेड टेल हेड टेल कोइंसाइड कर रहा है, ऑल दीज आर इन सेम ऑर्डर बट द रिजल्टेंट इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। सर ऑपोजिट ऑर्डर है तो क्योंकि हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, अगर हमें किसी क्वेश्चन में कोई और वेक्टर फाइंड करना होगा तो क्या फिर वो भी ऑपोजिट ऑर्डर में होगा? if that vector is the sum of all vectors तो वो भी ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, बिकॉज आप जो यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो, यू आर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द वेक्टर। अब आप मुझसे कहते हो आप जिस वेक्टर को कैलकुलेट करना चाहते हैं वो इन सारे वेक्टर्स का सम है, तब आप ऐसे अप्लाई करेंगे। लेकिन आप कहते हो अगर वो सम नहीं है तो फिर आपको मुझे कंडीशंस देनी होंगी कि वो है क्या, कैसे अप्लाई कराओ, वो कंडीशंस मुझे चेक करनी पड़ेगी। सो जैसे कि रिजल्टेंट गिवन है और वेक्टर ए निकालना है तो फिर तब भी आप इसको ऐसे लोगे, रिजल्टेंट को अप्लाई करोगे, पूरा लॉ एक अननोन होगा। जैसे ट्राइंगल लॉ में भी अगर आपको रिजल्टेंट दिया हुआ है तो अप्लाई तो ऐसे ही करोगे, इसे आप लिखोगे ऐसे, आर इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर दिया है, बी दिया है, थीटा दिया है, एक ए अननोन है, वो ए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तब भी जो भी रिजल्टेंट होगा उसको आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे बाय द क्लोजिंग साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर। दैट्स पॉलीगन लॉ। एक एग्जाम्पल करते हैं यहाँ, to one example of this law। एग्जाम्पल कहता है कि एक बॉडी है, उस पर उसके कई डिस्प्लेसमेंट्स हैं। अ बॉडी covers displacement of 2 meter towards east, then 3 meter due north, then 5 meter vertically upwards, 5 meter vertically upwards। तो होता क्या है, 2 मीटर ईस्ट के अलोंग जा रहा है, 3 मीटर नॉर्थ के अलोंग जा रहा है, 5 मीटर उड़ना शुरू कर देता है। कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट कर, तो यहाँ पहला काम ये होता है, जस्ट हैव टू डिसाइड कि यहाँ पर आप लॉ कौन सा यूज करोगे। कितने वेक्टर्स आपको साइमल्टेनियसली गिवन है, यू हैव 3 वेक्टर्स, 1 2 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर। फॉर दीज 3 वेक्टर्स यू कैन नॉट यूज पैरेललोग्राम लॉ, यू कैन नॉट यूज ट्राइंगल लॉ, एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है, दैट इज पॉलीगन। और उसमें आप ये भी सीख जाओगे लाइक हाउ वी अप्लाई पॉलीगन। So this is east, this is west, this is north, this is south। So देखो कैसे कैसे ये कवर करा है। 2 मीटर ड्यू ईस्ट, सो 2 मीटर ये ईस्ट के लॉन्ग गया। 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, 3 मीटर ये नॉर्थ के लॉन्ग गया। Then 5 meter vertically upwards. Vertically upward means coming out of the plane of the board. बाहर आ रहा है, ऐसा है. This is vertically upwards.
मतलब ये ऐसा है कि अगर आप 2 मीटर और 3 मीटर को अपने नोटबुक के प्लेन में ड्रॉ कर रहे हो, देन दिस 5 मीटर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द नोटबुक. ये परपेंडिकुलर आ रहा है, बाहर आ रहा है प्लेन से. सो इफ दिस इज S1, this is S1, which is 2 meter. This is S2, which is 3 meter. This is S3. This is 5. ये तीन आपको गिवन है. S1 गिवन है, आपको S2 गिवन है, आपको S3 गिवन है, which is 5 मीटर. आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. और ये जो S3 है ये आउटवर्ड्स आ रहा है. S3 इज आउटवर्ड्स, बाहर जा रहा है. तो इतना क्लियर है. आपको पॉलीगन लॉ कैलकुलेट करना होगा. लाइशा मुझे बताओगे रिजल्टेंट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन तीनों का सम? रिजल्टेंट वेक्टर S चाहिए मुझे. S1 प्लस S2 प्लस S3. लाइशा मुझे बताओ, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर हियर? लाइशा यहां से हेल्प लो. रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? R. आपने कैसे लिया था? बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, राइट? अब Yes, यहां आप sir. देखो, अब यहां देखो, यहां रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा लाइशा? Sir, S. क्लोजिंग साइड ऑफ द That पॉलीगन है ना. ये तीन S. साइड्स हैं. इसको जो भी क्लोज करेगा, या किसी और कलर से ड्रॉ कर दो, ये जो क्लोज करेगा इस पॉलीगन को, ये जो क्लोज कर रहा है, दैट इज द रिजल्टेंट. दिस इज द रिजल्टेंट. ये क्लियर है? आपको जो भी Yes, sir. वेक्टर्स दिए हैं ऐड करने के लिए, आप सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करो बाय द साइड्स ऑफ द पॉलीगन. जो क्लोजिंग साइड होगी ना उस पॉलीगन की, उसे ऑपोजिट ऑर्डर में ले लो. दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर्स. सूरत यहां तक क्लियर है? आपका शायद डिस्कनेक्ट हुआ था. यहां तक क्लियर है सूरत? Yes, sir. ओके. अब आपको इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है. सर यस नाची. सर उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट को फिर क्लोज करने के लिए हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे उसे. बिल्कुल. बस आप ये देखो, जो आपका वेक्टर था ना, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, वहां से एक वेक्टर ज्वाइन कर दो, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा हो जाएगा. अब यहाँ एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि तीन को मैं डायरेक्टली कैसे ऐड करूंगा. तो उसे सॉल्व करने का तरीका होता है, आप बार बार ट्राइंगल लॉ यूज करो. जैसे आप पहले S1 और S2 को ट्राइंगल लॉ से ऐड कर सकते हो. और पे ट्राइंगल लॉ यूज करने की क्या कंडीशन होती है? व्हाट इज द कंडीशन टू यूज ट्राइंगल लॉ? Sir, the vectors should be in the same order, and the third side represents the resultant. Very good. Are S1 and S2 in same order? Yes, sir. So we can add S1 and S2. Both S1 and S2 are in same order, so we can add them up. So this is S. Okay, Laisha, check करते हैं अभी. Laisha, 10 नहीं आएगा. It's a vector addition. We have vector quantities. We cannot add them up algebraically. इसको लिख करना आयशा, बड़ा बड़ा लिख लेना कि ये 10 लिखना और काट देना इसे, और लिख देना कि 10 तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, 10 तो आ ही नहीं सकता. सो दैट्स वेक्टर एस. S1 प्लस S2 प्लस S3. आप करोगे क्या? पहले आप S1 और S2 को ऐड करोगे. कुछ नाम दे देता हूँ. इसे मैं O कह देता हूँ, इसे मैं P कह देता हूँ, और इसे मैं Q कह देता हूँ. ये ट्राइंगल है. पहले हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करें. सो इन ट्राइंगल O, P and Q. So when we add these three vectors, तो आप S जो होगा, that is vector sum of S1 and S2. S1 और S2 का वेक्टर सम है. आप S को लिख सकते हो, इट्स रूट ओवर S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर. एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. 2S1 S2 cos 90. ये जीरो हो जाए. सो ये S आ गया. S का मैग्नीट्यूड आ गया रूट ओवर S1 square plus S2 square. So that's root over S1 which is 2 square, S2 which is 3 square, 9 plus 4 कितना आ गया? root over 13 मीटर. ये मिल गया. इसको S भी नहीं लिखता है, इसे S12 लिखता हूँ क्योंकि दो ऐड हुए ना.
सूरत मुझे S चाहिए, ये तो S12 आ गया। अब आप किन दो वेक्टर्स को ऐड करोगे टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर S? सॉरी सर। सूरत देखिए मैंने S1 और S2 को ऐड किया, यस सर। I get the magnitude of resultant vector S12, बट मुझे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट S चाहिए था। अब किन वेक्टर्स को ऐड करेंगे? सर वेक्टर S3 एंड S12। S12, राइट। आपने इन दोनों को ऐड किया, रिजल्टेंट आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर कर जो रिजल्टेंट आया है, उस रिजल्टेंट को आप ऐड करोगे S3 के साथ, तो आप टोटल S कैलकुलेट करोगे, विच इज S12 प्लस S3। अच्छा, अब प्रॉब्लम है कि S12 और S3 में एंगल कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? व्हाट्स द एंगल बिटवीन S12 एंड S3? कोई बताएगा? ओपन क्वेश्चन सबके लिए। रोशनी ट्राई करोगे? 8. कितना 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 दोबारा? Sir, please repeat. What's the angle between S12 and S3? I need angle between S12 and S3. I guess it is perpendicular. Perpendicular. Very good. They are perpendicular. See, S3 is outwards. S3 is perpendicular to the plane. जिस कॉपी के प्लेन में आप हो, उस कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। S1 और S2 कॉपी के प्लेन में, S3 कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 डिग्री। ये क्लियर है सबका? That angle between S12 and S3 is 90. So, Yes. so हम ट्राइंगल और 90 डिग्री नहीं भी हो तब भी अप्लाई कर नहीं सकते थे ना तो। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बस थीटा की वैल्यू तो रखनी होगी। यहाँ मैं थीटा 90 रख रहा हूँ। सो मैं S का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेता हूँ। S का मैग्नीट्यूड है रूट ओवर S12 स्क्वायर, S3 स्क्वायर, 2S12 S3 cos 90। cos 90 is 0, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ गया, which is root over S12 square plus S3 square plus 0. So we have resultant displacement as S12। C देखिए S12 कितना है? S12 हमने कैलकुलेट किया था, that's root 13. So it's root 13 square, which is 13. Then we have S3, which is 5. 5 square. So you have displacement S, which is 25 plus 13. 25, 35, 38 meter. So this is resultant displacement S, which is root over 38 meter now. अब मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, तो देखो डायरेक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये रिजल्टेंट है, पहले मैं ये एंगल कैलकुलेट करूंगा, इसे मैं कहता हूं β1। फिर मैं ये एंगल कैलकुलेट करूंगा, आई कॉल दिस एज β2। और इन दोनों को ऐड करने के बाद ये टोटल आपको S1 और S के बीच का एंगल मिल जाएगा, जिसे आप बीटा कहोगे। β1 कैलकुलेट करने के लिए हमने एक स्पेशल केस किया था। इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, लेकिन यू कैन राइट योर tan बीटा एज b by a ओनली। ये याद है सबको? व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो tan बीटा को b by a लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ tan बीटा 1 को आप S2 by S1 लिख सकते हैं। tan बीटा 1 is S2 by S1, तो यहाँ से आप लिख सकते हो in triangle OPQ tan beta 1 is S2 by S1. S2 over S1. That's tan beta 1. So tan beta 1 is S2. S2 is 3 and S1 is 2. It's 3 by 2. It's 3 by 2. So how much is beta 1? Beta 1 is tan inverse 3 by 2. अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज और सिखाऊं शॉर्टकट। देखो tan बीटा ना, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो tan बीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, वहां से निकाल दिया। ए बी की भी जरूरत नहीं है। tan बीटा इज परपेंडिकुलर विच इज 3, बेस विच इज 2, तो 3 by 2 हो जाएगा। ऐसी ये ट्राइंगल OQ2 भी राइट एंगल ट्राइंगल है। OQT, यहां से tan बीटा 2 मुझे रोशनी बताएगी। रोशनी, tan बीटा 2 कैसे आएगा इस ट्राइंगल में OQT में?
रोशनी tan बीटा ट्राइंगल OQT राइट एंगल ट्राइंगल है। अरे रोशन तुम्हें क्या हो गया, माइक काम नहीं कर रहा क्या? अच्छा इसका माइक काम नहीं कर रहा, तो मुझे ये सूरत नहीं बताएगी, ये मुझे आयुषी बताएगी। आयुषी से आज मैंने कुछ भी नहीं पूछा। आयुषी tan बीटा 2 कितना होगा बच्चे? Sir, S3 divided by S12. Good. This is perpendicular by base, so tan beta 2 is S3 divided by S12. So S3 is, how much is S3? That's 5. S13 is root 13. So that's 5 divided by root 13. Yes, रोशनी, अब माइक आपका काम कर रहा है? Yes, sir. Okay, now it's working. यहाँ तक सब समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सब? Yes, sir. आपका जो बीटा होगा ना, that's beta 1 plus beta 2. So your beta is, it's tan inverse 3 by 2 plus it's tan inverse 5 by root 30. 5 by root 30. This is your beta. ये आपका बीटा होगा tan inverse 3 by 2 plus tan inverse 5 by root 30 now. तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, that's root over 38 meter at tan inverse 3 by 2 plus tan inverse 5 by root 13. किसकी रिस्पेक्ट में? देखो ये किसके साथ नहीं है सारे एंगल्स, विद रिस्पेक्ट टू S1. टोटल बीटा S1 के साथ आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू S1. अब आप इसे लिखना शुरू करो और जहां आप अटक जाओ वहां पूछो। याद रखना, जो मैं टाइम देता हूँ मैं इसलिए नहीं देता कि आप कॉपी कर लो एक एक लाइन, ये आप खुद लिखो, जहां आप अटको वहां से आप मुझसे पूछना शुरू करो। सर ये जो नोट में आपने लिखा है टू गेट मैग्नीट्यूड अप्लाई ट्रायंगल में और रिपीटेडली टू एक्सप्लेन। इसको ना, ये जैसे मैंने अप्लाई किया ना, देखो मैग्नीट्यूड के लिए क्या किया मैंने, एक बार ट्रायंगल लॉ लगाया, फिर दोबारा ट्रायंगल लॉ लगाया, तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यूज हो गया। सर तो ऐसे सारे पॉलीगन के लिए तो फिर हम ट्रायंगल लॉ ही लगा के करेंगे। बिल्कुल, हमेशा हमेशा आप बार बार ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते रहोगे, ठीक है? हमेशा आप बार बार ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते रहोगे। ओके सर। आंसर सर इसमें पॉलीगन में फोर्सेस ज्यादा भी लग सकते हैं, जैसे पेंटागन या फिर हेक्सागन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो सकता है। बट अब तो आपको शायद अंदाजा लग रहा होगा, जितने ज्यादा वेक्टर्स होंगे उतना ज्यादा टाइम लगता चला जाएगा। तो यूजुअली वो बहुत ज्यादा वेक्टर्स नहीं देता कि प्रॉब्लम इतनी लेंदी हो जाए कि आप सॉल्व ही ना, अब सॉल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा चला जाए, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं देता यूजुअली। इतना हो जाए मुझे प्लीज बताओ, स्लाइड चेंज करते हैं। Yes, sir, written. रोशनी, सूरत, आयुषी, चेंज Here करो। then. लाइशा, Yes, sir. इसे भी लिखो और मुझे बताते जाओ, यहाँ कहीं आप अटको ना। और देखो न्यूमेरिकल हम कॉपी नहीं करते, याद रखना, न्यूमेरिकल कॉपी करोगे अपना नुकसान करोगे। खुद करो, जहां अटक जाओ आप वहां मुझसे पूछो, बस इतना करना है। जहां आप अटको वही मुझसे पूछ लो कि ये स्टेप नहीं समझ में आया, ताकि अगली बार जब आप ये न्यूमेरिकल करें तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स ना आए।
सर आपने इसमें S12 लिखा है, SR नहीं है वो। नहीं, ये S1 और S2 का सम है बच्चे। टोटल रिजल्टेंट तो ये S है ना। पहले मैंने S1 S2 को ऐड कर S12 किया, फिर S12 के साथ S3 को ऐड किया तो S आएगा, S12 है। रिजल्टेंट है S1 और S2, इसको मैं S12 लिख रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर जो बीटा एंगल है सर, वो पूरा एंगल B1 प्लस B2 है या फिर वो पूरा ऐसे पीछे तक? यहाँ तक है, β1 + β2, सिर्फ यहाँ तक। सर वो पीछे भी मार्क किया था सर। वो मैं उसको ना एरो मार्क करके बता रहा था कि ये बीटा है। ओके। आप इतना लिख लो ना, मुझे बताओ, मैं इसको स्लाइड को चेंज करता हूँ। लाइशा, समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? सब नहीं आ रहा अभी भी? एक्सक्यूज मी सर, सर यस। आपने ओटी को क्या रिप्रेजेंट किया है? किसे? ओटी। एस, एस रिजल्टेंट वेक्टर एस। ओके सर। Written sir. ओके, यस सर, रिटन। ओके। सर वैसे हम सिर्फ 90 डिग्री देख के सर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं सर, मतलब पूरा एंगल लिखना जरूरी तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं। तो देखो, पॉलीगन लॉ और ट्रायंगल लॉ में कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बन पाता, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक और टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे जो प्योर ज्योमेट्री पर होंगे, वो डिस्कस करते हैं। इसको लिख लो आप। लाइशा, आप प्रोनाउंस कैसे करते हो, लाइशा या लीशा? सर लाइशा। लाइशा। लाइशा, इस न्यूमेरिकल में कहाँ कहाँ इश्यूज आए मुझे बताओ। सर मेरे को स्टार्टिंग का पार्ट समझ आ गया जब हम्म। आपने फॉर्मूला से समझाया। उसके हम्म। बाद जब आपने टैन वाला पार्ट करा, वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा। तो डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। टैन बीटा याद है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यस सर। ओके, परपेंडिकुलर इज टू बेस इज S1। तो मैंने सिर्फ ये यूज किया, टैन बीटा 1 इज P/B, S2/S1। ठीक है, टैन बीटा 1 ऐसे ही देखो, टैन बीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मैंने इसे लिखा S3/S12। सो इट्स S3/S12, 5/√30। सिर्फ मैं यूज कर रहा हूँ लाइशा, और कुछ नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1। लाइशा देखो, शुरू में ना इश्यूज आते हैं, तो मेरे तो यहाँ एनोटेशन ओपन रहता है। अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो
तो उसको ना आप या लैपटॉप भी यूज करो, एनोटेट कर दिया करो, सर्कल कर दिया करो जहां नहीं समझ में आ रहा, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सबसे हो गया ये, रोशनी, सांची, सूरत। Yes, sir. Yes. Okay. Now let's do next type of questions on this concept. In the next type of questions वो आपको ज्योमेट्री से सॉल्व करवाएगा। मतलब इस ये भी अच्छे आपको एंट्रेंस में क्वेश्चंस देखते हैं जहाँ कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ ज्योमेट्री है, ट्रायंगल की, पैरेललोग्राम की, पॉलीगन की, उस ज्योमेट्री से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। सो एक क्वेश्चन उस ज्योमेट्री का मैं करता हूँ, फिर उसके बाद एक आप सॉल्व करेंगे। सो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, कुछ बहुत टफ नहीं है। जैसे वो कहता है ABCD is a parallelogram, AC and BD are its diagonals. Prove that. First part, vector AC plus vector BD is twice of vector BC. It's AC minus BD is equal to twice of AB. Solution. So देखो आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, तो ये AC, BD, AB ये सब वेक्टर्स है, तो आप यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लो और उसके कई वेक्टर्स हो जाएंगे। दिस इज AB, BC और एक ये वेक्टर हो जाएगा, एक ये वेक्टर हो जाएगा। पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, सबसे इजी क्वेश्चंस। दिस इज ए, इसके लिए बस तुम्हें ज्योमेट्री याद होनी चाहिए। B, दिस इज C एंड दिस इज D। सो देखिए ये आपका वेक्टर है AB, ये आपका वेक्टर है BC, ये आपका वेक्टर है AD और ये आपका वेक्टर है DC। मुझे आप सिर्फ इतना बताओ उसमें से कौन कौन से वेक्टर्स इक्वल हैं। ये भी तो पता होना चाहिए कौन कौन से इक्वल हैं। AD, BC, DC and AB. AB एंड DC आर इक्वल, AD एंड BC आर इक्वल। और क्या कह रहा है, AC एंड BD भी है, तो AC एंड BD तो डायगोनल्स हैं। एक डायगोनल ये है विच इज AC और एक डायगोनल ये है विच इज BD। ये दो डायगोनल्स हो गए आपके। तो वो सबसे पहले देखो कितना आसान सा काम कर रहा है, कह रहा है AC प्लस BD 2BC है। तो पहले ये ढूंढो कि ट्राइंगल बार बार बनाते हैं और देखते हैं किस ट्राइंगल में कौन रिजल्टेंट है। ट्राइंगल ABC, लाइशा ये आप बताओगे पहले मुझे। हाँ, ट्राइंगल ABC, इसमें रिजल्टेंट कौन है लाइशा? कौन सा वेक्टर है जो ऑपोजिट ऑर्डर में, AB, BC या AC? ये AC है। हाँ लाइशा कोशिश करो, गड़बड़ हो कोई बात नहीं। सर Which is in opposite order? AC is in opposite order or BD is in opposite order? BD। ट्राइंगल ABC में AC ऑपोजिट ऑर्डर में है या AB या BC? सिर्फ ये तीन वेक्टर्स हैं, AB, BC और AC। Which AB। one is it? नो नो, देखो ऑपोजिट ऑर्डर में कौन सा वेक्टर होता है जहाँ हेड और हेड कोइंसाइड करो? तो हेड और हेड तो यहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं दो वेक्टर्स का। AC is in Yes, opposite order, so AC is the resultant। तो आप ऐसे लिखोगे AC is AB plus BC। That's my first equation। ओके एक और देखिए, ये ट्राइंगल देखो ABD लाइशा। फिर वही लॉजिक यूज करना। लाइशा पहले मुझे बताओ इसमें कौन सा वेक्टर दिख रहा है ABD में जो ऑपोजिट ऑर्डर में, जहां हेड और हेड कोइंसाइड कर रहा हो? सर BD। BD नहीं, देखो AB एंड BD हेड और हेड तो कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन ये भी देखना होगा कि सेम ऑर्डर में कौन सा है ताकि हम रिजल्टेंट डिसाइड कर पाए। देखो AB एंड BD, देखो लाइशा हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है, तो ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट ऑर्डर में है AB और BD और दे आर इन सेम ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर, अगर हेड और टेल कोइंसाइड करेगा देन वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। AB एंड BD आर इन सेम ऑर्डर,
बट ये जो एडी है, दिस एडी इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये जो वेक्टर एडी होगा, दिस वेक्टर एडी इज द सम ऑफ वेक्टर एबी प्लस वेक्टर बीडी। ए बी और बी डी को ऐड करने के बाद जो वेक्टर आएगा, दैट वेक्टर इज ए डी नाउ। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। Excuse me, sir. यस, सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, रिजल्टेंट कैसे है? देखो ए बी डी ट्राइंगल है, ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, जो वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में होगा वो रिजल्टेंट है। सेम ऑर्डर में कौन है, ए बी और बी डी, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो इन दोनों का सम ऑपोजिट ऑर्डर में कौन जा रहा है, जहां हेड और हेड कोइंसाइड कर रहा है, दिस एडी इज इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो इन दोनों का सम एडी के इक्वल होगा। हाँ सर साची, एडी और एबी तो कोइनिशियल्स हैं। कौन से, एडी और ए एबी बी। हाँ ये कोई इनिशियल है, लेकिन यहाँ पर आप कोई डायगोनल तो आप ड्रॉ कर नहीं सकते इन दोनों के बीच से जो इसको भी क्लोज कर दे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें ट्राइंगल बनाकर भी दे रहा हूँ तब भी आपको कोई इनिशियल तो मिल जाएगा ना, लेकिन हम तो ट्राइंगल में ढूंढ रहे हैं, पैरेललोग्राम में नहीं ढूंढ रहे। तो यहाँ तो आपको ट्राइंगल के लिए सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर ढूंढना होगा। एबीसी में देखो, एबीडी में देखो, ए बी और बी डी कैसे दिया हुआ है साची, सेम ऑर्डर में। और उनकी रिस्पेक्ट में एडी कैसा है, ऑपोजिट ऑर्डर में। अगर आप इनको कोइनिशियल लेते हो तो इनका रिजल्टेंट आपको एसी लिखना होगा, ये भी एक मेथड है इसे सॉल्व करने का। लेकिन जब आप डायगोनल लेते हैं तो कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। बट मैं भी पैरेललोग्राम लॉ से नहीं करना चाह रहा, इसको मैं पैरेललोग्राम से भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, फिलहाल मैं ट्रायंगल लॉ यूज कर रहा हूँ। ओके सर। अब आपको करना क्या है, एसी और बीडी को ऐड करना है। तो यहां से पहले बीडी कैलकुलेट करना होगा, यहां से बीडी आ जाएगा, बीडी इज इट्स एडी माइनस ए, दैट्स थर्ड इक्वेशन। एक काम करते हैं, 1 और 3 को ऐड कर देते हैं, ऐड 1 and 3। तो 1 और 3 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ए सी प्लस बी डी, इसको इससे ऐड किया और इधर यहाँ ऐड कर रहे हैं, ये ए बी है, ए डी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी minus AB. So this AB will cancel this AB. So you will get AC plus BD is BC plus AD. अब आपको BC और AD ढूंढना होगा। भाई BC और AD क्या इक्वल होंगे? Yes, BC sir. और Yes, AD sir. ऑपोजिट साइड्स हैं तो ये इक्वल होंगे। आप BC और AD को इक्वल लिख सकते हैं। Now if BC and AD are equal, तो instead of this AD आप BC रख दो, इक्वल है ना। तो आपको मिल गया इट्स AC प्लस BD, इट्स BC प्लस BC, BC और BC 2BC हो जाएगा, इट्स AC प्लस BD is twice of BC। ये twice of BC हो जाएगा। सो दैट्स इक्वेशन नंबर 1। ये प्रूफ हो गया। ये प्रूफ ट्राइंगल लॉ से करना इजी होता है। अगर मैं यही पैरेललोग्राम लॉ से करूंगा, जैसे सांची कह रही थी कोइनिशियल है, वी कैन यूज पैरेललोग्राम लॉ, मैं इसी को पैरेललोग्राम, अब देखो सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हो, आपको जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट करना होगा, सेकंड पार्ट आ जाएगा। इतना लिखो, सेकंड पार्ट ट्राई करो, फिर मैं पैरेललोग्राम लॉ से भी करके दिखा दूं। दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट खुद ट्राई करो, बस सब्ट्रैक्ट ही तो करना है तुम्हें 1 और 3 को, सब्ट्रैक्ट 1 and 3 और देखो क्या आंसर आ रहा है नहीं आ रहा।
एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार Yeah. बताना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, क्या बोला आपने करने को? मैंने कहा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 और 3 को ना सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इनको Okay. सब्ट्रैक्ट करोगे, यही तो करना है सेकंड में, AC माइनस BD यस सर, यस सर। सब्ट्रैक्ट करो और देखो प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा। किसी का हुआ प्रूफ? आयुषी? आयुषी हुआ ये सेकंड पार्ट? Yes, sir. रोशनी क्लियर है ये फर्स्ट पार्ट? Yes, sir. सेकंड पार्ट करो बच्चे जल्दी से। सर थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन AD माइनस AB, इसको मैं यहाँ ले गया सब्ट्रैक्ट कर दिया, विच इज इक्वल टू BD। इसको मैंने बस यहाँ ले गया, AD को माइनस AB कर दिया, विच इज इक्वल टू BD। सर इसको ना सेकंड मैं वाला लिफ्ट प्रूफ कर दिया। हम्म सर सेकंड वाला प्रूफ कर दिया। सर सेकंड वाला हो गया। हो गया चलो गुड, सर सेकंड हो गया। हो गया सेकंड वाला। बस सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं करना, जो मैंने ऐड किया था उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड वाला अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो सेकंड वाले में यहाँ लाइशा ये लिखा फर्स्ट पार्ट पूरा? सर मुझसे फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ, सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा सेकंड हो गया तो फिर फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सिंपल। आपको सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है दोनों। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे सो दिस इज AC माइनस BD, और इसको मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, सिर्फ साइन चेंज होंगे और कुछ नहीं। AC माइनस BD और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। AC कितना है? AB, यार रुको यार नेक्स्ट शीट पर आता है। सो AC माइनस BD करना है आपको। AC था AB प्लस BC माइनस ऑफ AD माइनस AB, AD माइनस AB। सो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट AC माइनस BD इज AB प्लस BC माइनस AD प्लस AB। लाइशा मुझे बताओ इसमें से कौन से दो वेक्टर्स हैं जो इक्वल हैं? कोई दो वेक्टर्स हैं जो इक्वल है लाइशा, कौन कौन से इक्वल हैं? BC और AD। BC और AB। नाउ इफ दे आर इक्वल सो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को एंड सर यू बट आर। A हाँ इक्वल था BC से। कौन सा? नहीं नहीं देखो, AD और BC। ओके सर। तो AC minus BD is twice of AB now. So ये प्रूफ हो गया, AC minus BD is twice of AC। ये आपने प्रूफ कर लिया कि AC minus BD twice of AB हो जाएगा। अच्छा भाई इसके बाद अब ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, इसमें आपको कई तरह से इसे घुमाना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक बार ट्रायंगल लॉ से करके दिखा दिया, आप लोग लिख लो इसे, इतना लिख लो, मुझे बताना, मैं स्लाइड चेंज करूंगा। और जो लोग लिख चुके हैं अटेम्प्ट करो फर्स्ट पार्ट को यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, अटेम्प्ट फर्स्ट पार्ट यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। कुछ इश्यूज आएंगे बट करो, मैं सॉल्व करता हूँ पैरेललोग्राम लॉ से, दैट्स इंपॉर्टेंट, आपको पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करना आना चाहिए। Attempt first part using parallelogram law of vector addition.
First part using parallelogram law. सर इसमें थीटा क्या लेंगे? अब इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल है, सिर्फ आपको लिखना है कि इन दो वेक्टर्स का सम किसके इक्वल है, कोई मैग्नीट्यूड क्या है आपको ये प्रूव करना है ना। थीटा की कहाँ जरूरत पड़ेगी। ये स्लाइड्स अपने लिख लिए रोशनी, लाइशा? Yes, sir. यस सर। ये भी लिख लो और उसे अटेम्प्ट करो। अगर ये लिख चुके हैं ना सब तो अटेम्प्ट करो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि इसके बाद जो मैं न्यूमेरिकल दूंगा वो बिना पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ के कॉम्बिनेशन के नहीं होगा आपसे। दोनों पार्ट अटेम्प्ट करते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। फर्स्ट तो इजी होगा, सेकंड हो सकता है थोड़ा सा आपको परेशान करे, बट आपको दोनों पार्ट्स पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करना है। चलो जी नेक्स्ट देखो। सो अगर मैं आपको कुछ ट्राइंगल, देखो पैरेललोग्राम लॉ यूज करने के लिए तो मेथड 2 हो जाएगा। इसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। सो आपको पैरेललोग्राम गिवन है इन पैरेललोग्राम ABCD। ABCD में ये जो AC है, दिस AC इज द रिजल्टेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ अर्पित, क्या BD रिजल्टेंट है किसी दो वेक्टर्स का? क्या मैं लिख सकता हूँ कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट BD होगा अर्पित? सर किन दो? AB और BC का रिजल्टेंट BD होगा? यस सर, जैसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। आयुषी, अर्पित सही कह रहा है, लिख सकता हूं मैं कि AB plus BC is equal to BD? No, sir, क्यों? because they are not co-initial. They are not co-initial, नहीं लिख सकता मैं BD। तो AD और AB का हो सकता है। AD और AB का AC होगा, है ना? तो मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD इज इक्वल टू AC, क्योंकि दो वेक्टर्स कोइनिशियल होने चाहिए, ये दोनों कोइनिशियल है। AD कोइनिशियल है, AB कोइनिशियल है, तो AC लिख दिया। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन मुझे BD में भी पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, तो कोइनिशियल बनाना पड़ेगा। मुझे बताओगे सूरत, BC और AB को कोइनिशियल कैसे बना सकते हैं? सूरत, BC और AB को कैसे कोइनिशियल बना सकते हैं? ये कोइनिशियल तो नहीं है। AB एंड BC आर नॉट कोइनिशियल, इन्हें कोइनिशियल कैसे बना सकते हो ये बताइए। Sir, AC plus AB could be equal to BC. नो ना ना ना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ AB और BC को कोइनिशियल बनाना है। ओपन क्वेश्चन, कोई बताएगा मुझे? चेंज कर देंगे, क्या करेंगे सांची दोबारा? AB की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। वेरी गुड। देखो AB का डायरेक्शन रिवर्स कर दो। AB का अगर मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जैसे सांची कह रही है, तो ये AB रहा है या फिर ये माइनस AB हो गया? Minus AB. माइनस AB हो गया, दैट्स माइनस AB। नाउ इफ आई एम एडिंग माइनस AB एंड BC तो मुझे BD मिलेगा। अब तो ये दोनों को इनिशियल हैं, ये माइनस AB और BC, इन दोनों का सम आपको BD देगा। तो आप लिख सकते हो माइनस AB माइनस ऑफ AB प्लस BC इज इक्वल टू BD। तो ये हुआ माइनस AB प्लस BC इज इक्वल टू BD। नाउ अब आप एक काम करो, ये समझ में आया आपके सेकंड इक्वेशन कैसे है? दिस इज क्रूशियल, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आप इसे यूज करेंगे। अगर कोई इनिशियल नहीं है तो कोई इनिशियल बनाओ, रिवर्स कर दो तो नेगेटिव हो जाएगा। नाउ जस्ट ऐड देम अप। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा, सेकंड पार्ट मैं नहीं करूंगा। सेम तरीका होगा, AB प्लस AD माइनस AB
plus BC is AC plus BD. So this AB will cancel this AB. लाइशा, अभी आपकी कोई क्लास है from 5:30 onwards? No, sir. It's okay. So आप AD plus BC को ऐसे लिख सकते हो, AD और BC दोनों इक्वल है. AD is equal to BC. So आप एक काम करो, BC की जगह भी आप AD की जगह भी BC रख दो. So it's BC plus BC is AC plus BD. So ये आ गया twice of BC is vector AC plus vector BD. तो ये प्रूफ हो गया आपका कि वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC नॉट. तो दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल हो गया. तो ऐसे आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं. इवन अगर वेक्टर्स कोइनिशियल नहीं है तो जस्ट आप रिवर्स कर कर कोइनिशियल बना सकते हो. इसे आप लिख लो. एक क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, मुझे 2-3 मिनट में सॉल्व करके बताना, और कहीं कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए. देन वी विल स्टार्ट सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. तो सी पे तीन तीन वेक्टर्स के हेड्स हैं, तो फिर वो मतलब वो पॉसिबल है ऐसे? हाँ हाँ, मतलब तीन वेक्टर्स की इन दो के सम के इक्वल होगा, इनसे कोई मतलब नहीं है. पैरेललोग्राम में तो हमेशा चार साइड्स होती है ना. सो तो उसमें कोई स्पेशल टर्म नहीं जैसे सेम ऑर्डर ऑफ कोइनिशियल? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे कोई टर्म नहीं. बस ये है कि जब आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहे हैं तो आप देखोगे कोई इनिशियल है. जब आप ट्रायंगल लॉ देख रहे हो तो आप कहोगे कि ये ऑपोजिट ऑर्डर में, उसके अलावा और कुछ नहीं. हेड हेड कोइंसाइड कर रहा है, ऑपोजिट ऑर्डर. चेंज करूं मैं ये स्लाइड? यस सर. ओके. Yes. इसके बाद एक क्वेश्चन है, अब देखना चाहता हूं मैं तुम्हें कितना समझ में आया जो इतनी देर से मैं बता रहा हूँ. अच्छा, इसको लिख लो, फिर मैं स्लाइड चेंज करूँ. चेंज करूं मैं स्लाइड? Yes. सो ये मैं आपको बहुत सारे वेक्टर्स दे रहा हूँ और उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होंगे. एक ये है, then you have this one, then you have this one, then you have this vector, then you have this vector. और इसमें कहीं कोई गड़बड़ ना हो. हाँ, this is M, this is P, this is N, this is O, this is C, this is B, this is D, this is E, and this is A. From the figure, correct relation is first part, vector A plus vector B plus vector E is equal to 0. मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं. वेक्टर C minus vector D is minus of vector A. B plus E minus C is minus D. All of these. चलिए सॉल्व करिए. मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं इसमें. चलिए,
पिक कीजिए कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन हैं और चैट रूम में लिखते चले जाओ। और 5-4 हो रहे हैं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं टाइम लगना चाहिए। नीट में तो फिजिक्स के एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है, ओनली 1 मिनट फॉर वन क्वेश्चन। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, करिए जल्दी से, बताइए मुझे कितना आ रहा है। एक काम करना, आंसर्स ना चैट रूम में लिखते जाना, जल्दी जल्दी अपने आंसर्स चैट रूम में लिखते जाओ प्लीज। मैं होस्ट हूँ, ओके, होस्ट को भेजना। होस्ट हूँ ना? हाँ मैं होस्ट हूँ। साची गड़बड़ है, रोशनी का करेक्ट है, रोशनी का करेक्ट है, वेरी गुड। साची आप गड़बड़ कर रहे हो। और आंसर्स, लाइशा गड़बड़ है। इट्स बेसिकली मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ एक रोशनी का सही आया अब तक। लाइशा आप भी कुछ गड़बड़ कर रही हैं। आयुषी, अर्पित, सूरत, क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? साची और ढूंढो, और ढूंढो। चलो टाइम अप। किसी से नहीं हुआ था? अरे, हाँ लाइशा अब सही है, अब सही है। सूरत, अर्पित और आयुषी नहीं हुआ था ये सॉल्व? चेक कर रही हूँ। आयुषी नहीं, कंप्लीट नहीं है आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, सब करेक्ट है। देखो चेक करते हैं क्या। ए बी ई, देखो ए बी एंड ई ऑल थ्री आर इन सेम ऑर्डर। ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में, इफ यू हैव 3 वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम ऑर्डर तो उन तीनों का सम 0 होता है, तो ये भी करेक्ट। सी डी ए में देखो, इसमें ए एंड सी आर इन सेम ऑर्डर, तो आप ऐसे लिखोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज वेक्टर डी। इसको यहाँ ले जाओ, इसको साइड में ले जाओ, तो ए माइनस डी इज माइनस ऑफ सी, ये भी सही है। यहाँ देखो बी ई सी डी, 4 वेक्टर्स हैं, बी ई एंड डी आर इन सेम ऑर्डर, सी ऑपोजिट ऑर्डर में, पॉलीगन लॉ लगा दो, तो बी प्लस ई प्लस डी इज सी। इसे लेफ्ट में ले जाओ, इसे राइट में ले जाओ, तो आप लिख सकते हो बी प्लस ई माइनस सी इज माइनस डी, ये भी सेम ऑर्डर, ये भी सही है। सब करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। एक तो ऑपोजिट ऑर्डर्स का सम क्या होता है? क्या? तो जैसे सेम ऑर्डर का सम 0 है तो ऑपोजिट ऑर्डर का सम क्या होता है? 3 वेक्टर्स साइमल्टेनियसली सब ऑपोजिट ऑर्डर में तो आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते। जब भी आप ड्रॉ करोगे कोई ना कोई सेम ऑर्डर में जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 वेक्टर्स ड्रॉ करें और तीनों की तीनों ऑपोजिट ऑर्डर में, कोई ना कोई सेम ऑर्डर में जरूर होगा। ड्रॉ करके देखना, और अगर ड्रॉ हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। अगर ये इस ऑपोजिट ऑर्डर में तीनों आ जाए, साची थी ना, ये साची पूछ रही थी। यस सर। हाँ साची, अगर ये तीन तुमने ऑपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ कर लिए तो ड्रॉ करके ना मुझे व्हाट्सएप कर देना। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, मुझे व्हाट्सएप कर दो जैसे ही ड्रॉ हो जाए। चलो ये खत्म हुआ। अब इसके बाद ना दो बहुत छोटे टॉपिक है, बहुत जल्दी से करेंगे उसे, दैट इज पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, position and displacement vector, that's the next topic. तो देखिए पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या मतलब है। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताएगा आपको ओरिजिन की रिस्पेक्ट में, सिर्फ ये बताएगा ओरिजिन से पॉइंट कितना दूर है, दैट्स पोजीशन वेक्टर। सो जैसे मैं अगर आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करके देता हूँ और मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए, मैंने 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए, एक पॉइंट ए मार्क किया
एक पॉइंट बी मार्क किया, और मैं आपसे कह रहा हूं मुझे वो वेक्टर्स बताओ, मुझे ओरिजिन की रिस्पेक्ट में बता दो इन पॉइंट्स की पोजीशन क्या है, ए और बी की, ये ओरिजिन है। तो आप क्या करोगे, ओरिजिन से ए तक एक वेक्टर ड्रॉ करो, इसे आप कह दोगे पोजीशन वेक्टर है R1। ओरिजिन से आप बी तक एक वेक्टर ड्रॉ करो, इसे आप कह दोगे ये पोजीशन वेक्टर है R। सो ये R1 एंड R2 आर पोजीशन वेक्टर्स। ऑफ ए एंड बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, दोस पोजीशन वेक्टर्स आर R1 एंड R2। तो पोजीशन वेक्टर आपको सिर्फ ये बता रहे हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो मैं लिख भी देता हूं, वैसे आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। पोजीशन वेक्टर गिव्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये आपको ये बताएगा ओरिजिन की रिस्पेक्ट में पॉइंट कितने दूर है ओरिजिन से और किस डायरेक्शन में, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। देन वी हैव अनदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो आप ए और बी के बीच में सेपरेशन चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ए और बी के बीच में सेपरेशन क्या है, तो आपने वेक्टर ड्रॉ कर दिया R1 2। इसे आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फ्रॉम R1 टू R2। तो ये जो R1 2 है, ये दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन बता रहा है, ओरिजिन और पॉइंट के बीच में नहीं। तो इसे आप कहोगे इट्स अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम R1 टू R2। सिमिलरली तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लिखना चाहें ना R1 2 को आप लिख सकते हो इट्स R1 प्लस R1 सॉरी नॉट R1 प्लस R2, इट्स R2 माइनस R। याद रखना बहुत आसान है, इट्स फाइनल माइनस इनिशियल। कोई इसी को डिराइव करना चाहता है इसको, तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर लो, R1 प्लस R1 2 R2 के इक्वल होगा, तो R1 2 इज R2 माइनस R। ऐसे ही आप लिख सकते हो R2 1 इट्स अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम R2 टू R1, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम R2 टू R1। इसे आप लिखोगे R21, इसे आप लिखोगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R21। ये R21 हो गया, R1 माइनस R2 दैट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21। हमेशा फाइनल देखो, R21 में फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन सा है, 1 है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, R12 में फाइनल माइनस इनिशियल ना हो। एक बार और, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताएगा कि ओरिजिन की रिस्पेक्ट में पॉइंट कहां पर है। लोकेशन बताने का मतलब है ओरिजिन से पॉइंट तक का सेपरेशन, और ओरिजिन की रिस्पेक्ट में पॉइंट का डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक पॉइंट की रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की पोजीशन बताता है। ए बी के बीच में सेपरेशन चाहिए तो ए से बी आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया, बी से ए तक जाना है तो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 ले लिया। और ये देखो दोनों के बीच में सेपरेशन तो सेम है ना, तो R12 और R21 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन इक्वल ऑपोजिट है, तो आप इसे लेंगे दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। R12 is minus of R2, they are just negative of each other. R12 is minus of R2, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव। तो ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लिख लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर लिख लिया। ये सबने लिख लिया, इसको लिखो जल्दी से, स्लाइड चेंज करते हैं और देखते हैं। यस सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सर वो बताएगा हमें मतलब किसके रिस्पेक्ट में बताना है सर, जैसे आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको बताएगा कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। ओके इसको मैंने R1 टू R2 लिखा है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए से बी तक, हाँ आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी से ए तक। तो हमेशा ये चीज बहुत क्लियर है, पोजीशन ओरिजिन की रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के लिए ओरिजिन की जरूरत नहीं। जब भी आप पोजीशन लोगे दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑलवेज, हमेशा जब भी आप पोजीशन लिखोगे दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। चेंज कर दूं स्लाइड? और देखो आई एम श्योर कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा अब तक जिसे ना समझ में आया वो यस बोल रहा हो या कुछ भी ना बोल रहा हो। मतलब अगर ऐसा करना है तो फिर तो आप किसी भी कोचिंग में जाके पढ़ सकते हो। लर्निंग में फायदा, यही बैच इसीलिए छोटी है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहाँ रोको,
बहुत दिन आप कई बार ये कहोगे ना नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, तो हमें समझ में ही आ जाता है कि आपकी बैच शिफ्ट करनी है। अब ये बैच, ये टीचिंग स्टाइल आपको मैच नहीं कर रहा तो बैच शिफ्ट कर देंगे। बहुत बैचेस हैं, बैचेस कोई लिमिट नहीं, कोई तो ऐसी बैच होगी जो आपके लिए सही होगी। असमें टीचिंग में यही प्रॉब्लम है कि एक क्लास, एक ट्रायल क्लास है, आप डिसाइड नहीं कर सकते बहुत सारी चीजें, ना टीचर डिसाइड कर सकता है ना स्टूडेंट ट्राई कर सकता है। तो वो बीच बीच में अभी लगेगा कि ओके अब मेरे समझ में बंद हो गया, ये मेरे लिए बहुत स्लो है, तो आप बताओ तो शिफ्ट कर देंगे आप। बहुत बैचेस है और सब में ऑलमोस्ट हम सिलेबस पैरेलल लेके चलते हैं, तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सिलेबस का। सो ये आगे आप देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है। ए है और बी है, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेट्स से 2 2 3 मीटर गिवन है, और बी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 3 1 मीटर गिवन है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सेकंड पार्ट ए एंड बी, displacement vector from A to B, displacement vector from A to B, एक A to B ले लेना और दूसरा B to A ले लेना। तो देखो कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए ना, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, मींस आपको पोजीशन दी हुई है। A का पोजीशन वेक्टर मैं RA लिख देता हूँ, इट्स योर चॉइस, आप R1 लिख सकते हो। दिस विल बी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दैट्स R1 का पोजीशन वेक्टर मीटर। ऐसे ही आप RB लिख सकते हो। भाई बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 3 1, तो पोजीशन वेक्टर विल बी 4i कैप 3j कैप k कैप मीटर। ये और बी के पोजीशन वेक्टर्स आ गए। आप ए से बी कैलकुलेट कर सकते हैं। ए से बी जब आप जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा आर ए बी हो जाएगा। आप आर ए बी को क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं इट्स आर बी माइनस आर ए, फाइनल माइनस सोल्यूशन। तो आप लिख सकते हो कि आर ए बी जो होगा दैट्स आर बी which is 4i cap 3j cap plus k cap minus ra, it's 2i cap plus 2j cap plus 3k cap। तो 4i cap minus 2i cap is 2i cap, 3j cap minus 2j cap is j cap, k cap minus 3k cap is minus of 2k cap। ये आर ए बी आ गया। आयुषी अगर मुझे आर बी ए चाहिए तो क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो मुझे आर बी ए कितना होगा। आयुषी आर ए बी तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, आर बी ए डायरेक्टली बता सकते हो कितना होगा। No, sir. देखो R12 और R21 में मैंने एक रिलेशन लिखा था। सूरत तुम बताओगे आरबी और आरएबी में क्या रिलेशन हो सकता है। They're negative of RDB. Yeah, they are negative of each other, right? These are two vectors which have equal magnitudes but opposite directions, so they are negative of each other. तो आप लिख सकते हो कि जो RBA होगा it's negative of 2i cap plus j cap minus 2, एक दूसरे के नेगेटिव। That's it. बताइए क्लियर है ये? तो अगर हमें ये z एक्सिस पे अगर हमें ये 3k दिखाना होगा तो फिर हम कैसे दिखाएंगे। अच्छा z एक्सिस पर दिखाने का ये तरीका है, आप ऐसे दिखाओगे कि ये x है, ये y है, z कि x के लॉन्ग 2 है, y के लॉन्ग भी 2 है, z के लॉन्ग 3 है, z ऐसे ड्रॉ करता हूँ। उसलिए z वैसे तो बाहर आता है लेकिन वो 3 डायमेंशनल बोर्ड नहीं होता, 3 डायमेंशनल कॉपी नहीं होती, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं कि ये 3 होगा। ठीक है, कलर होते तो इसलिए मुझे साइड में दिखा। दोबारा मैं सुन नहीं पाया, आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी, दोबारा बोलिए। मैं सुन नहीं पाया आपकी, दोबारा सुनाएंगे मुझे। मैं कह रही थी कि Z
साची फिर क्रैक हो गई वॉइस। Z में यहाँ तक तो सुना, Z परपेंडिकुलर होता है, X Y और Z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो Z आता है बाहर। लाइक आपने कॉपी में X और Y ऐसे ड्रॉ किया ना, तो Z आपकी कॉपी से बाहर आ रहा होगा, लेकिन Yes, प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। साची फिर क्रैक कर गए, आप चैट रूम में लिख दो। साची मुझे शुरू का सुनाई देता है, उसके बाद Yes, सुनाई मैं देता है। वही कह रही थी। ओके, चैट रूम में लिख दीजिए आप प्लीज। चलो भाई इसको लिखो जल्दी से, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन और वेक्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी से सब्ट्रैक्शन और वेक्टर करेंगे। सब ये जल्दी से, एक दो लेक्चर में, 2 लेक्चर्स और चाहिए, वेक्टर फाइंड अप हो जाएगा। देखो सब्ट्रैक्शन और वेक्टर्स में हम सिर्फ फॉर्मूला करेंगे, एक बेसिक सा फॉर्म न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी सारा सब्ट्रैक्शन और वेक्टर्स हम रिलेटिव वेलोसिटी में करेंगे। सब्ट्रैक्शन और वेक्टर्स का मेजर एप्लीकेशन सब रिलेटिव वेलोसिटी। इसको इरेज कर दूं, लिखा आप लोगों ने इतना? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अगर एग्जाम में ये पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि A to B निकालना है, B to A मतलब? मेंशन करेगा, वो मेंशन करेगा कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो ओके मेंशन होगा। सर हमको सर पोजीशन गिवन होगा ना, मतलब कहां कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट्स? ओके सर। तो याद रखना कोऑर्डिनेट्स दिए दैट मींस पोजीशन वेक्टर दिया हुआ। अब देखिए, एक तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लो वेक्टर एडिशन की। भाई पहला ये कम्यूट करता है, मीन्स अगर आप A प्लस बी लिखो या B प्लस ए लिखो, मैटर नहीं करता, एक ही बात है। दूसरा एसोसिएटिव है, मीन्स अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं और आप कहते हो मैं पहले A और B को ऐड करूंगा, उसके बाद C ऐड करूंगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मैं B और C को ऐड कर A ऐड करता हूं, एक ही बात है। A और B को ऐड कर उसमें C डालो, या B और C को ऐड कर उसमें A लिख दो, एक ही चीज है। तीसरा है कि अगर हर वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर एग्जिस्ट करता है, जिसे अगर आपने वेक्टर में ऐड कर दिया तो 0 आ जाएगा, इसे कहते हैं जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर भी एक वेक्टर है, जिसका मतलब सिर्फ ये इट हैव जीरो मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा उसे आप जीरो वेक्टर कह दोगे, दैट जीरो वेक्टर। सी दिस इज अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, जल्दी से प्रॉपर्टीज लिख लो, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जल्दी से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी डिराइव करना है। सिर्फ सेकंड वाली प्रॉपर्टी एक बार फिर से बताना। इफ यू हैव 3 वेक्टर्स, मैं आपसे कहता हूँ 3 वेक्टर्स को ऐड करो, तो आप एक काम कर सकते हो कि कोई से भी 2 पहले ऐड कर लो, मैटर नहीं करता। आपने कहा मैं A और B पहले ऐड करता हूँ, उसके रिजल्ट से C ऐड करूंगा, या आप ये कहोगे मैं B और C पहले ऐड करता हूँ, उसके रिजल्ट के साथ A ऐड करूंगा, दैट्स द सेम थिंग, मैटर नहीं करेगा। ओके सर। ये लिखा आप लोगों ने इतना? चेंज करूं मैं स्लाइड? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सो अगर मैं आपसे कहता हूं आई नीड अ वेक्टर R विच इज A माइनस B, जो वेक्टर A और B को सब्ट्रैक्ट कर आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखो कि वेक्टर R जो होगा ना, वो A और B को सब्ट्रैक्ट कर आ रहा है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि A और माइनस B को ऐड कर आ रहा है, सेम थिंग। तो वेक्टर में सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है आपने वेक्टर A में B के नेगेटिव को ऐड कर दिया, दैट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब इसे ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाओगे? इसका पैरेललोग्राम लॉ यूज होगा, सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि B की जगह माइनस B आ रहा होगा। मुझे ये बताओ लाइशा, ये माइनस साइन डायरेक्शन में है या मैग्नीट्यूड में है? ये हमने डिस्कस किया था, आई एम श्योर मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया है। सर मैग्नीट्यूड। नो, वेक्टर्स में अगर आप नेगेटिव साइन ले रहे हो तो वो नेगेटिव साइन हमेशा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। बी का मैग्नीट्यूड भी बी है और माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी बी है। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। सो दिस इज योर वेक्टर ए, this is your vector B,
एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है वो एंगल थीटा है। मुझे वेक्टर माइनस बी चाहिए, क्या करूं माइनस बी के लिए, कहां लेना होगा? माइनस बी कहां जाएगा रोशनी? दिस इज ए एंड बी, माइनस बी कहां जाएगा वेक्टर? Opposite direction में. एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में यू विल गेट माइनस बी। दैट्स माइनस ऑफ वेक्टर बी नाउ। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर है। ए और माइनस, अब आप ए और बी को नहीं ऐड कर रहे हो, ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हो। अच्छा, ए और बी में एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी में एंगल कितना होगा? एंगल सर बिटवीन ए एंड सर माइनस 180 माइनस 180 माइनस थीटा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि आपके जो रिजल्टेंट आर, ये तो आपने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ए माइनस बी, ये आर इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर, ये तो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। नाउ आई नीड मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड के लिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 180 minus theta. Cos 180 minus theta is minus cos theta. It's minus cos theta. It's root over a square plus b square minus of 2ab cos theta. So सिर्फ इतना चेंज आता है। पैरेललोग्राम लॉ में आप करते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, प्लस की जगह आप माइनस 2ab cos थीटा लिख दोगे। अब आता है सारा काम डायरेक्शन निकालने का, कि डायरेक्शन निकालोगे कैसे। ये रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए के साथ कुछ एंगल बना रहा है बीटा, ये बीटा आपको डायरेक्शन बताएगा। tan बीटा का रिलेशन होता था b sin थीटा। ये देखो, ये आप मैथ्स में करोगे और आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप कभी नहीं करोगे, ये आपको याद रखना होगा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। ये आएगा b sin 180 माइनस थीटा ओवर a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा को आप माइनस साइन, सॉरी साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। आप में से किसी के किस किस के पास मैथ्स है पीसीबी के साथ? कोई है जिसके पास मैथ्स भी हो? रोशनी के पास है, और किसी के पास मैथ्स नहीं है। ओके, बी साइन थीटा ओवर इट्स ए माइनस बी कॉस थीटा। क्योंकि देखो साइन 180 माइनस थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हो, कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो, तो ये टैन थीटा है। दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्वेश्चंस इसमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डाउट्स भी इसके नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अगर इसमें कहीं कुछ डाउट रह गया अभी तो लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मेरी, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको। अगर कुछ इश्यू रह गया है तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस लाइशा। सर जो मेरे को असाइनमेंट्स करने हैं तो वो मेरे को अब डिफरेंट मिलेंगे या जो पहले मिलते थे वो सेम होंगे? डिफरेंट हो गया, बैच ओके वाइज चेंज। सर, तो मैं पहले वाले नहीं करूं जो इनकम्प्लीट रह गए? नहीं नहीं, उसे मत कीजिए, आपके पास फ्रेश असाइनमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। ओके सर, ठीक थैंक है, यू। आपका स्टूडेंट अकाउंट भी शिफ्ट होगा अभी। और लाइशा मैं शायद आपको भी कॉल करूंगा विद इन 10-15 मिनट्स। हाँ, कुछ चीजें डिस्कस करनी है आपसे। ओके सर। सर इससे हमने पैरेललोग्राम लॉ से बस प्रूफ करा है सब्ट्रैक्शन को। हमने असल में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ना आप पैरेललोग्राम लॉ ही यूज करते हैं, सिर्फ इंस्टेड ऑफ एंगल थीटा वी आर यूजिंग 180 माइनस थीटा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो मैंने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि डायरेक्टली रिजल्टेंट निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालोगे, डायरेक्शन ऐसे निकालोगे। सिर्फ एक प्लस और माइनस, प्लस की जगह माइनस का डिफरेंस आ रहा है।
सर रिटर्न Written. Okay, good. Arpit, Ayushi, हुआ? Just एक second, बस थोड़ा सा. Yes sir, written. चलो. अच्छा, नेक्स्ट क्लास है ना, क्लास हमारी 4 PM स्टार्ट होती है. मैं 10 मिनट पहले आ जाऊंगा. अगर आप लोगों के डाउट्स हैं, वी कैन डिस्कस दोस डाउट्स. 5-10 मिनट पहले मैं आ जाया करूंगा, ताकि इन केस डाउट्स हैं तो वो हम डिस्कस कर लें. ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर. सबने लिख लिया? सूरत हो गया? सांची? Yes. यस सर ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर. विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं. चलो, ओके, बाय, थैंक यू.